हेलो फैम, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो फ़िलहाल आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों की पहली क्लास है। तो जो लोग कर रहे हैं बीटीसी डीलेट उनको पता है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो 3 संख्याओं का या 3 अंकों की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, लासापा और मासापा, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि के द्वारा इतना हमें सीखना है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी इस क्लास के बाद में अपने आप को गणित में एक अच्छा खासा स्टूडेंट समझेंगे। अच्छा खासा उनको नॉलेज आज हो चुका होगा, फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा ही आ जाएगा लगभग। लेकिन बस बात वही है कि पैसेंस के साथ में समझिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में समझना है। चीज़ों को एकदम बेसिक से अगर मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझना भी बेसिक से है, ठीक है। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, बस मेरे साथ लास्ट तक क्लास में बने रहना, समझ में आ जाएगी बातें। पहले नंबर पे हम बात करेंगे, सेकंड सेमेस्टर की क्लास है, आपका चैनल का नाम हो गया, और यहाँ पे हम लासा और मासा के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो लासा मासा के बारे में पहले नंबर पे मेरे भाई हम किसके बारे में जानेंगे, दोनों में से ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो आप बोलोगे भैया, पहले नंबर पे अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अपवर्त क्या होता है। ध्यान से सुनो, पहला हेडिंग आपको रखना है अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज, अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल। देखो ध्यान से, अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है कि उससे कितने नंबर काटे जा सकते हैं, वो सारे नंबर उसके गुणज होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे लिखा गया है कि 7 के प्रथम 5 अपवर्त लिखो। इसका मतलब 7 से ऐसी कितनी शुरुआत से लेकर के 5 संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। आप बोलोगे देखो, एक तो 7 कट जाएगा, एक 7 से मेरे भाई 14 कटेगा, एक 7 से मेरे भाई 21 कटेगा, एक 7 से जो है मेरे भाई 28 कटेगा, एक 7 से 35 कटेगा। मैंने कही तो 5 पूछी थी, हमने 5 लिख दी। और बताओ क्या मेरे भाई इसके बाद नहीं लिख सकते हो? आप बोलोगे देखो 42 कट जाता है 7 से, 7 छंग 42, फिर 49 कट जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि जितने नंबर मेरे भाई 7 से विभाजित हो जाएंगे पूरी तरीके से, वो सारे नंबर इसके अपवर्त्य होंगे। कभी भूलोगे क्या? बोलोगे जितने नंबर मेरे भैया 7 से विभाजित हो जाएंगे वो सभी नंबर इस 7 के क्या होंगे? अपवर्त्य होंगे। अब आपसे पूछा जाए कि 3 अपवर्त्य बताओ 6 के, प्रथम पूछे गए स्टार्टिंग वाले 3 कौन से हैं? आप बोलोगे स्टार्टिंग में जैसे हम लिखें 1, 2, 3, स्टार्टिंग यहीं से तो होती है गिनती की। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे लिखते चले जाएं भैया हम। आपसे बोलेगा स्टार्टिंग से मैं बताने, आप देखो 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 ये नहीं कटेगा, 6 कटेगा। देखो सबसे पहले 6 के पाड़े में 6 आता है, फिर बोलोगे भैया 12 आता है, फिर 18 आएगा, ऐसे करके आते चले जाएंगे। तो अगर हमसे अपवर्त पूछे जाते हैं तो हम सीधे उसका पहाड़ा ही देख लेते हैं कि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 5 पूछे गए, 3 पूछे गए, 4 पूछे गए, जितने पूछे जाए उतने हम लोग बता देंगे आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कभी भी वर्ड देखोगे अपवर्त, इसका मतलब जो संख्या उससे कट जाएंगी वो सारी इसकी अपवर्त होंगी। एक बात क्लियर, जो संख्याएं 7 से कटेंगी वो सारी इसकी अपवर्त हैं। हम पूछे कि बताओ 343 7 का अपवर्त है, बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा भैया, इसको 7 से भाग करके देख लेंगे। 7 से भाग दे देंगे तो बोलोगे कितना आ जाएगा? 7 चौके 28 मेरे भाई, 28 गया, 6 बचा 63 हो गया, 7 नमा 63, 49 बार में पूरा पूरा कट गया। तो ये इसका एक अपवर्त है। ठीक है, बढ़िया तरीके बात समझ में आई? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अपवर्त अब कभी गलत नहीं होगा। अपवर्त समझ में आ गया है तो अब इसके बाद इसका बड़ा भाई जिसको हम बोलते हैं अपवर्तक, उसको भी समझ लेते हैं। अगर अपवर्त समझ गए हो तो एक बार अपवर्तक भी समझ लो। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, यानी गुणनखंड। अपवर्तक का मतलब होता है, अपवर्त में हमने ये पढ़ा कि जितने नंबर मेरे भैया दी हुई संख्या से कट जाएंगे वो सारे के सारे नंबर उसके अपवर्त होंगे। जितनी संख्याएं जो हमें दी जाएंगी, जब भी हमें नंबर दिया जाएगा कि 16 का अपवर्त बताओ या इसका अपवर्त बताओ या 5 का, 4 का, 3 का, तो देखो जितने नंबर उस 5 से या 3 से या 2 से जो आपको दिया गया है उससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे, वो सारे के सारे उसके अपवर्त होंगे। इसका उल्टा अगर पूछा जाए तो वो अपवर्तक हो जाएगा। मतलब क्या है कि जितने नंबर 16 को विभाजित कर देंगे वो सारे इसके अपवर्तक होंगे। देखो इन दोनों में अंतर क्या है? अपवर्त वो होता है जब हम उससे कटने वाले सारे नंबरों को देख लें, जितने भी नंबर उससे कटेंगे वो सारे के सारे उसके अपवर्त होंगे।
जैसे हमने पूछा कि 5 जो है उसका अपवर्त बताओ, तो तुम बोलोगे 5 से जितने नंबर कटेंगे वो सब उसके अपवर्त होंगे। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, 35, 40, 45, 525, 540, जितने भी नंबर 5 से कट जाएंगे वो सब उसके अपवर्त होंगे। लेकिन जब हमने बोला कि 16 के अपवर्तक बताओ, यहाँ वर्ड देख लो, अपवर्तक। अपवर्तक और अपवर्त दो अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि जितने नंबर इसको काट देंगे पूरा पूरा वो सारे इसके अपवर्तक होंगे। जितने नंबर से ये खुद कट जाएगा उसमें वो नंबर को काट रहा था, यहाँ ये नंबर से कटेगा। इतना अंतर याद रखो, अपवर्त में नंबर को काटता है और अपवर्तक में वो बेचारा खुद ही कट जाता है। तो हमने कहा 16 जितने नंबरों से, जितने पहाड़ों से 16 कट जाएगा वो सारे इसके अपवर्तक होंगे। आप बोलोगे जैसे भैया देखो 16, एक के पहाड़े में 16 आएगा, एक का पहाड़ा 16 बार पढ़ो 16 आ जाएगा, एक तो सबका अपवर्तक होता है। मैंने कहा 2 अट्ठे 16, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में आता है, बोलोगे नहीं। मैंने कहा 4 के पहाड़े में आता है, 4 चौके 16, बोलोगे हाँ। मैंने कहा 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 दूनी 16 हो जाता है। फिर मैंने कहा क्या 16 एकम 16 हो जाता है। तो कुल मिला के ये सारे के सारे नंबर जो आए ये इसके क्या हैं, अपवर्तक हैं। दोनों में अंतर समझ गए। जब ये खुद कितने नंबरों से कटेगा ये पूछा जाए तो समझ जाओ अपवर्तक निकालना है। जब ये कितने नंबरों को काटेगा पूछा जाए तो वो सारे इसके अपवर्त होंगे। मेरे भाई मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल प्यार से बता रहा हूँ। अभी भी नहीं आ रहा तो फिर नहीं आएगा तुमको। मैं बहुत ज़्यादा आराम से तुम्हें चीज़ों को समझा रहा हूँ। तुम्हें जितने लोग मार सकते हैं वो तुम्हारे अपवर्तक हैं, तुम जितने लोगों को मार सकते हो वो तुम्हारे लिए अपवर्त हैं। ऐसे याद रखो। मतलब अगर आपसे 24 का अपवर्तक पूछा गया, ध्यान से सुनो, अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब 24 जितने पहाड़ों में आएगा वो सब इसके अपवर्तक होंगे। मैंने कहा 24 एक के पहाड़े में आता है, एक का पहाड़ा 24 बार पढ़ें, 2 का पहाड़ा अगर 12 बार पढ़ते हैं तो 24 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे आएगा, 4 छंग 24, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने में आएगा, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आएगा तो 5 इसका अपवर्तक नहीं है। मैंने कहा 6 चौके 24, फिर 8 तिरका 24, फिर मेरे भाई देखो 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 दूनी 24, 12 में आ जाएगा, 24 एकम 24, 24 अपने खुद के पहाड़े में आ जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए 24 के अपवर्तक। तो अपवर्त अलग बात है, अपवर्तक अलग बात है। मैंने कहा अगर 16 के तुमसे अपवर्तक पूछे गए हैं तो ये हो गए, और अगर 16 के अपवर्त पूछे जाते तो ये किसको किसको काट देगा, ये बोलो भैया 16 को काट देगा, 32 को काट देगा, फिर मेरे भाई 48 को काट देगा, 16 चौके 64, 16 पंचे 80। तो वो इसके पहाड़े में आएंगे सारे, वो अपवर्त होंगे। और जिनके पहाड़ों में ये आएगा वो इसके अपवर्तक होंगे। तो जितने मेरे भाई इसके पहाड़े में आएंगे वो सारे इसके अपवर्त हैं, और जितनों के पहाड़े में ये बेचारा खुद आएगा वो सारे इसके अपवर्तक हैं। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो कि बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। अब ये 2 चीज़ें तो कभी नहीं भूल सकते हैं। अब बताओ नंबर 3 पे आप क्या करवाओगे। हमने कहा अपवर्तक समझ गए, अपवर्त समझ गए, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं समापवर्तक की। किसकी बात कर लेते हैं? बोलोगे समापवर्तक की, समापवर्त की, सॉरी समापवर्त की। समापवर्तक बाद में बताएंगे। समापवर्त का मतलब भैया क्या होगा? आप बोलोगे समापवर्त का मतलब, तो देखो अपवर्त तो मुझे इसमें छुपा दिखाई पड़ रहा है कि इसके अंदर अपवर्त छिपा है, इसके अंदर अपवर्त छिपा है, मतलब इसका टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। समापवर्त मतलब दोनों में जो समान होंगे, तो जो दोनों में समान अपवर्त होंगे वही इनके समापवर्त कहलाएंगे। यानी दोनों में जो मल्टीपल कॉमन हो जाएंगे, उभयनिष्ठ, वो उन्हें हम बोलेंगे इनके समापवर्त। मतलब क्या है भैया? मतलब ये है कि 6 का पहाड़ा जैसे हम पढ़ते हैं तो बोलते हो कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, फिर मेरे भाई 42, 48 और डैश 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 ऐसे पढ़ते चले जाओ। फिर बोलोगे भैया नीचे 12 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 2 अलग अलग दी नहीं, 6 भी दे रखी और 12 भी दे रखी। तो हमने कहा भैया 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 और डैश 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 ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इन दोनों के समापवर्तक बताओ, समापवर्त बताओ सॉरी, तो समापवर्त ये वो होंगे जो दोनों में अपवर्त समान होंगे, दोनों में जो समान अपवर्त होंगे। अपवर्त तो हमने लिख दिए दोनों के, और इन दोनों में जो समान अपवर्त हैं उन्हें समापवर्त बोला जाएगा। आप बोलोगे जैसे देखो दोनों में ये 12 कॉमन है, दोनों में मेरे भाई ये 24 कॉमन है, दोनों में ये 36 जो है मेरे भैया वो कॉमन है, दोनों में जो 48 है वो क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब अगर हम इनसे अपवर्त पूछे जाएँ तो हम बोल देंगे वो आ जाएंगे 12, 24, 36, 48,
कॉमा 60 आएगा, ऐसे आते चले जाएंगे। मैंने कहा भैया एक में हो सकता है बात ना समझ में आए, दूसरे में देखना। मैंने कहा 4 के अपवर्त यहाँ पे लिख देंगे, तो कौन कौन से हो जाएंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 बट्ठे 32, 4 नवाई 36, 4 दामन 40, ऐसे करके ऐसे लिखते और चले जाओ। 44, फिर 48, फिर 52, ऐसे लिखो, ठीक है। मैंने कहा भैया 7 के लिख दो यहाँ नीचे। 7 के देखोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौके 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, फिर मेरे भाई से 56, ऐसे लिखते चले जाओ। अब हमने कहा पूछा गया है आपसे कि समापवर्त बताओ, दोनों में समान अपवर्त कौन कौन से हैं। आप बोलोगे देखो इसमें मेरे भाई 4, 8, 12, 16, 20, 28, यहाँ पर देखो 28 दोनों में आ रहा है, 28 इसमें भी आ रहा है और 28 इसमें भी आ रहा है। तो इसका पहला समापवर्त क्या हो जाएगा? 28, कॉमा। फिर मेरे भाई इसके बाद भी आएगा, देखो जैसे इसमें पता आपको 7 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 7 के पाड़े में क्या आ जाएगा? आप बोलोगे जैसे है 7 अट्ठे 56 होता है, और मेरे भाई अगर हम 4 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में आ जाएगा? तो बोलोगे 14 चौको 56, 14 चौको 56 होता है। तो देखो 56 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो एक इसका 56 भी हो जाएगा। फिर और ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो फिर और भी मिलेंगे आगे, तो वो अलग की बात है, ठीक है। अभी हमें जहाँ तक हमने देख सकते थे वो हमने देख लिए। अब आप एक बात इसमें समझना कि समापवर्त वो होते हैं जो अपवर्त दोनों में समान हो। समापवर्त वो होते हैं जो अपवर्त दोनों में समान हो, याद रहेगा। ऐसे मेरे भाई एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसका नाम हम लोगों ने रखा था समापवर्तक। तो समापवर्तक कौन होते हैं? जो दोनों में अपवर्तक समान हो। भाई समापवर्त वो होते हैं जो दोनों में समान होते थे अपवर्त। तो ऐसे समापवर्तक कौन होते हैं? जो दोनों में समान हो। और कौन? इसमें अपवर्तक की बात हो रही, तो दोनों में जो अपवर्तक समान होंगे उन्हें हम समापवर्तक बोलेंगे। यहाँ तक की बात तो समझ ही गए होंगे। मैंने कहा दोनों के अपवर्तक का मतलब क्या है। 12 मेरे भाई किससे किससे कटता है आप बताओ। 12 1 से कटता है, 12 मेरे भैया 2 से भी कट जाएगा, 12 3 के पहाड़े में भी आएगा, 12 4 के पहाड़े में आएगा, 12 6 के पहाड़े में आएगा, 12 खुद के पहाड़े में भी आएगा। मैंने कहा 18 किससे किससे कटता है बता दो। 18 1 के पहाड़े में भी आएगा, 18 2 के पहाड़े में आएगा, 18 3 के पहाड़े में, तिछंग 18। फिर मेरे भाई 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, 5 में नहीं आएगा, 6 में आ जाएगा, 6 त्रिक 18। फिर मेरे भाई 9 दूनी 18। फिर मेरे भैया 18 एकम 18। तो हमसे पूछे गए हैं समापवर्तक, यानी जो दोनों में समान है। तो आप बोलोगे दोनों में मेरे भाई 1 देखो समान है, दोनों में 2 समान है, दोनों में 3 समान है, दोनों में 6 समान है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो समान मिलते हैं तो हम लिख देंगे 1, 2, 3, 6, ऐसे डैश डैश डैश। तो जो अपवर्तक दोनों में समान होते हैं उन्हीं को हम समापवर्तक कहते हैं। जो अपवर्तक दोनों में समान होते हैं उन्हीं को हम समापवर्तक कहते हैं। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। एक एग्जांपल और देख लो। मैंने कहा 9 किसके किसके पहाड़े में आता है। बोलोगे मेरे भैया सिंपल सी बात है, 9 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के में नहीं आएगा, 3 त्रिका 9 होता है, फिर 4 में नहीं आता है, 5 6 7 8 9 में होता है, 9 एकम 9, ठीक है। हमने कहा 27 जरा बताओ किसके किसके पहाड़े में आता है। मेरे भाई 27 के पहाड़े में बताओ 27 किसके पहाड़े में आएगा। आप बोलोगे 1 का पहाड़ा 27 बार पढ़ दो 27 आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 27 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 27 आता है, 3 9 27। फिर मेरे भाई 4 5 6 7 8 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27। फिर मेरे भैया बोलोगे कि 9 के पहाड़े में आता है, उसके बाद देखो किसके पहाड़े में आएगा, तो बोलोगे इसके बाद मेरे भाई सीधे 27 के पहाड़े में ही आएगा, 27, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इनके अगर हमसे पूछे जाए समापवर्तक, तो आप बोलोगे देखो एक तो ये 1 हो गया, एक ये 3 हो गया और एक ये 9 हो गया। तो हो गए मेरे भैया 1, 3, 9 इसके समापवर्तक। जल्दी से बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक बार जल्दी से बता दोगे, यस लिख दोगे बस कमेंट में, और यस भैया यस, जो भी मेरा नाम अमन है, यस अमन लिख सकते हो आप। बाकी वो सर वाली वाइब टोन मेरे साथ मैच होगी नहीं, क्योंकि मैं हूँ नहीं, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपके साथ अपनी जो मुझे पता है मैं सिर्फ वो शेयर करता हूँ। तो मैं ये हमेशा से बताता चला रहा हूँ, कभी मैंने वो टीचर वाला सेंस मेरे अंदर नहीं है और ना ही मेरे अंदर वो वाइब आती भी नहीं है शायद। मैं अपने एकदम जो भाषा में मैंने समझा, कोई चीज़ सीख ली, फिर मैं उसी भाषा में कोशिश करता हूँ आपको आराम से समझा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई देखते हैं अगले नंबर पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीज़ें आपकी अब स्टार्ट होने वाली हैं एलसीएम। अभी तक तो हमने पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टर जो पढ़ा वो इसका ऊपर ऊपर का बेसिक था।
अब हम इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल्ड में समझेंगे कि आखिर में जो समापवर्त जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त, वो क्या होता है। तो अभी मैंने आपको समापवर्त में क्या सिखाया कि वह अपवर्त जो दोनों में कॉमन होता है, वह अपवर्त जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम लोग बोलते हैं समापवर्त। जो दोनों में कॉमन मल्टीपल होता था उसे हम समापवर्त बोलते थे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक शब्द और ऐड कर दिया गया जो है लघुत्तम, यानी हमें सबसे छोटा वाला समापवर्त ले लेना है, सबसे छोटा वाला समापवर्त ले लेना है और वही मेरा आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे लॉजिकली समझो कि 5 मेरे भाई जो होता है 5 के अपवर्त कौन कौन से हो जाएंगे। आप बोलोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, ऐसे लिखते चले जाओगे। फिर मैंने कहा 15 के अपवर्त मेरे भाई अपवर्त बता दो, तो बोलोगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पना 75, फिर 90, फिर मेरे भाई 105, ऐसे लिखते चले जाएंगे कि नहीं। लेकिन इस बार हमें पूरी की पूरी रामायण से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ है लघुत्तम यानी लोवेस्ट वाले से। जो सबसे छोटा वाला दोनों में कॉमन है उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। सबसे छोटा अपवर्त जो दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटा अपवर्त जो दोनों में समान रूप से पाया जाए, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। आप बोलोगे देखो ऊपर वाले में 5 है सबसे छोटा पर नीचे नहीं है, ऊपर वाले में 10 भी है फिर इसमें नीचे नहीं है, ऊपर वाले में एक 15 है जो नीचे भी है, तो 15 ऐसा एक सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में है। इसके बाद देखो 30 है इसमें भी, पर ये बड़ा है, हमें चाहिए सबसे छोटा वाला, तो ये देखो सबसे छोटा वाला फैक्टर हो गया। तो हम बोलेंगे तो इसका एलसीएम आएगा मेरे भाई, वो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे एलसीएम इसका आ जाएगा 15। क्या यहाँ पे किसी को भाई को मेरे कोई दिक्कत है, जल्दी से बता दो। भाई बहन जो भी हैं किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दीजिएगा। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक सी बात थी ये तो, लॉजिक आपने बता दिया। लेकिन क्या एलसीएम ऐसे निकाला जाएगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 2 तरीके पढ़ते हैं, और उन दोनों तरीक़ों में मेरे भाई हम कौन कौन से तरीके पढ़ते हैं, एक तो भाग विधि और एक पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। और मैं मेरे भाई आपको दोनों जो है एक बार में ही समझा दूँगा और बहुत ज़्यादा प्यार से समझाऊँगा, बिल्कुल आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एलसीएम को निकालने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और दूसरी मेरे भाई होती है भाग विधि। तो इसमें हम देखो इसको फ़नी ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं। फ़नी ट्रिक का मतलब ये है कि एक ऐसी ट्रिक जो आपको कोई चीज़ याद करवाने में मदद कर दे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक एक का बदला लेना, और यहाँ पर होता है कि एक ही बार में सबका बदला ले लेना। मतलब नहीं समझ में आया भैया। मतलब ये हुआ कि इसमें हम 1 बाई 1 सबका एलसीएम यानी 1 बाई 1 सबका फैक्टर निकालते हैं, 1 बाई 1 सबका फैक्टर निकालते हैं, और उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा वाली घात वालों को एक साथ करके इंटू करा देते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ ही सबको क्या करते हैं, सबका एलसीएम यानी सबका फैक्टर निकाल देते हैं, एक साथ में सबका फैक्टर निकाल देते हैं। तो भाग विधि में एक साथ में सबका फैक्टर, और मेरे भाई जो एक एक करके फैक्टर निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि में निकालेंगे। यहाँ तो सिर्फ अपने आप को प्रोसेस बताया। अब हम लोग दोनों में से एक एक को करके भी देख लेते हैं कि ये रियल में वर्क कैसे करता है। पहले नंबर पे मेरे भाई हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। आपको पहले मैं इस पूरे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ एक बार आपको। इसमें मेरे भाई सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है। आपसे बताया गया कि 18, 27, 81 का एलसीएम फाइंड करना है, और कितनी विधियों से। पहले तो आपको गुणनखंड विधि से बताना है, बाद में भाग विधि से भी बताना है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोनों विधियाँ एक ही सवाल में समझा दूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से भैया बात समझ में आ गई। अगर मैं गुणनखंड विधि की बात करूँ, किस वाले की, गुणनखंड विधि की, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से ही समझाना है। तो यहाँ पर देख लो जरा गुणनखंड विधि और भाग विधि में क्या क्या करना होता है। इधर साइड हम लोग लिख देते हैं गुणनखंड विधि। ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज़ सिखा दूंगा भाई। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भाग विधि, और अभी सवाल नहीं करेंगे, अभी मैं से आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। गुणनखंड विधि में आपने छोटे में एक चीज़ ये पढ़ी होगी कि इस तरीके से हम करके, जैसे a, b का मान लो निकालना है, तो पहले यहाँ पे केवल एक का एक बार में, यहाँ पर देखो a, b जो मैंने लिख दिया ये गलत लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, एक बार में सिर्फ एक का। जैसे मान लो तुम्हें निकालना था a, b का एलसीएम, तो पहले एक बार हम a के लिए निकालेंगे, फिर एक बार हम b के लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। लेकिन जब भाग विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे a, b का हम एक साथ ही निकाल देते हैं।
मतलब एक साथ ही a कॉमा b लिख देते हैं और फिर इनका एलसीएम निकालना शुरू कर देते हैं। तो एक साथ किस में निकालते हैं? भाग विधि में। एक एक करके किस में निकालते हैं? गुणनखंड विधि में। ये हो गया पहला नंबर और ये हो गया दूसरा नंबर। बताओ जरा, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, किसी बहन को कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात भैया समझ में आ गई। अब इस वाले सवाल को अगर करना हो तो पहले नंबर पर हम निकालने वाले हैं इसे गुणनखंड विधि से। परेशान मत होना, सवाल वही है, ठीक है? सवाल वही है, मैंने आगे इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में बातें बताई हैं। अब हम लोग करने वाले हैं सवाल। आपको देखो सवाल में दे रखा है 18,27,81 का गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालो। पहले नंबर पे हम लोग निकालने वाले हैं फैक्टर मेथड के द्वारा। इसका जो फैक्टर मेथड है वो क्या है? तो देखो मैंने बताया कि एक एक करके निकालना। सबसे पहले 18 के आपको एलसीएम निकालना है। 18 का इस जगह पर रखोगे। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ये भी सिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। देखो, हमें हमेशा अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। हमें यहाँ पे भाग जो देना है वो एक अभाज्य संख्या से देना है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें या तो एक से भाग जाता है या तो स्वयं से भाग जाता है। या तो उस संख्या में एक से भाग जाएगा या तो स्वयं से भाग जाएगा। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर ले तो 2 होती है। हम बताओ इसमें 2 से भाग दे सकते हैं क्या? बोलोगे बिल्कुल दे सकते हैं मेरे भाई। 2 से काटोगे तो 2 नमा 18, 9 बार में पढ़ा पड़ा तो 18 आ गया। फिर मैंने कहा लाइन खींच दी। मैंने कहा अब इसका किसका पाड़ा कितनी बार पढ़े? क्या ये 2 से कटेगा? बोलोगे नहीं कटता, 2 के पाड़े में तो 9 आता ही नहीं है। मैंने कहा 3 के पहाड़े में 9 आता है? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 3 त्रिका 9 3 बार में आ जाएगा। तो फिर मेरे भाई हमने लाइन खींच दी। अब बताओ 3 किससे कटेगा? तो बोलोगे 3, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए आखिरी में, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। आप बोलोगे भैया इसका मतलब 18 जो मेरा आया वो उसका फैक्टर हमने ये कर लिया। मैंने कहा दूसरा नंबर देखना ध्यान से। दूसरे नंबर पे हमसे बोला गया 27 दे रखा है, 27 का फैक्टर करो। देखो ध्यान से, पहले नंबर पे हमेशा ट्राई करोगे 2 से, देखो एक बार जाएगा क्या? बोलोगे भैया 2 से तो नहीं कटेगा। मैंने कहा तो फिर 3 से दे दो। 3 से काटोगे तो 3 नमा 27, फिर देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो ये मेरे भाई तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। मैंने कहा जरा लास्ट वाले में देख लो एक बार। आप बोलोगे लास्ट में भैया लिखा है 81 और 81 का करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टर। आप बोलोगे देखो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा क्या? तो देखो 8 और 1 9, 9 3 से कटता है इसलिए ये भी 3 से कटेगा, 3 से दे दिया। आप बोलोगे भैया जैसे ही 3 से दे देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27 बार में चला गया। फिर मैंने कहा इसमें 3 से देंगे तो 3 नमा 27, फिर इसमें 3 से देंगे तो 3 त्रिका 9, फिर इसमें 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 1 आ गया। अब रोक देंगे। फिर भैया हमें क्या करना होता है? फिर हमें इसको लिखना होता है एलसीएम फॉर्म में कि जो 18 है उसे हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो देखो 2 तो 1 टाइम है तो केवल 2 लिख देंगे। फिर इंटू मेरे भाई 3 × 3 कितने बार है? 2 बार। तो इसका मतलब 3 की पावर 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनना। 27 की अगर हम बात करें तो 27 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे 3 × 3 × 3, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 3। तो दिस वन इज़ 3 की पावर 3। फिर मेरे भाई बोलोगे 81, 81 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे 1 2 3 4, चारों बार 3 लिखा है इसलिए 3 की घात 4। अब सुनना जरा, जब भी हमसे बोला जाए एलसीएम निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, जब भी हमसे बोला जाता है कि एलसीएम निकालो तो एलसीएम में हम लोग एक नंबर की सबसे ज़्यादा वाली घात ले लेते हैं। मैंने कहा जैसे इसमें देखो 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा, तो 2 केवल एक में ही आ रहा है, यानी सबसे बड़ी घात यही होगी 2 की। तो हमने कहा इसको हम लोग लिख देंगे 2 × ध्यान से सुनना। अब जब मैं तुमसे कहूँगा आगे देखो क्या लिखोगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हमें सारे 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें 3 में वही वाला लेना है जिसकी घात सबसे ज़्यादा है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 4 है, तो हमें इसको लेना है। इसमें देखो 2 था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, तो हमें इसी 2 को लेना पड़ा। अगर मान लो कहीं पर लिखा होता 2 की पावर 5 तो हम लोग इसको लेते, इसको ना लेते, लेकिन ये नहीं है तो इसलिए हमने इसी को ले लिया। आप बोलोगे हमें पावर 4 लेनी, तो 4 ले ली। आप बोलोगे भैया 2 का मतलब 2 और 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 3 27 3 81, 81। तो जब आप इंटू करा दोगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे इंटू कराने पे आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162। सो 162 इज़ माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ बढ़िया तरीके से बात समझ में आई या नहीं आई? एक एक करके फैक्टर कर लेंगे, पहले का, दूसरे का,
तीसरे का, फिर मैंने कहा एक एक करके उनको लिख देंगे। फिर उसके बाद एलसीएम बराबर उनकी पावर जो है उनको लिख देंगे, जो सबसे ज़्यादा पावर है उसके साथ में सबसे अधिक वाली पावर ले लेंगे। यानी हमें वही घातें लेनी है जो सबसे बड़ी हैं, घातें वही लेनी है जो सबसे बड़ी हैं। एक बार बता दो बढ़िया तरीके से भाई, मेरे बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करवा दो, आराम से समझ में आ जाए जिससे मुझे। अब देखो यहाँ पर अगला नंबर क्या दे रखा है, एक बार ध्यान से समझना यार, एक दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, ये समझो। ये तो हम लोग आ गए, मैंने कहा एलसीएम निकालना है बोथ मेथड से, लेकिन एक बात सुनना, मैं यार तुम्हें उसमें वो वाला मेथड करवा चुका हूँ अविभाज्य गुणनखंड विधि। अब मैं क्या करता हूँ, उस वाली विधि को दोबारा नहीं कराऊंगा क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, ठीक है, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो इस वाले मेथड को मैं नहीं करवाता हूँ, मैं डिवीज़न मेथड करवा देता हूँ इसमें। मैंने भी आपको जो पिछली मेथड में बताया वो गुणनखंड विधि से किया, अब इस वाले को हम करते हैं भाग विधि के द्वारा। किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा। तो मेरे भाई भाग विधि क्या होती है? भाग विधि में कुछ नहीं, जैसे मैंने एक एक का फैक्टर निकाला था पीछे भैया, एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने इसमें एक एक का फैक्टर निकाला अलग अलग, हम इन तीनों का फैक्टर एक साथ में निकाल दें तो वो भाग विधि हो जाएगी। तीनों का फैक्टर एक साथ में निकाल दें, मतलब भैया आपका क्या हुआ, मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम भाग विधि लगाते हैं, क्या करते हैं, भाग विधि, तो भाग विधि में तीनों एक साथ में क्या करेंगे, तीनों का एक साथ में फैक्टर निकाल लें तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे कैसे? मैंने कहा ऐसे करके देखो, एक ये बना दो पूरा, और यहाँ पे तीनों लिख दो, ये 36 भी एक सी में लिख दो, कॉमा 48 भी लिख दो, कॉमा 60 भी लिख दो। और मैंने कहा छोटे से छोटा नंबर ले लो जिससे इनमें से कम एक कट जाए, कोई एक कट जाए। मैं ज़रूरी नहीं कि तीनों कटे, हो सकता है एक कटे बाकी दो ना कटे, लेकिन छोटा ही नंबर लेना है। मैंने कहा देखो अगर इसमें बात करूँ तो 2 से ये सारे कट जाएंगे, तो पहले मैंने 2 ले लिया। 18 दूनी 36 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया और 30 दूनी 60 हो गया, 2 से सब कट गए। फिर मैंने कहा मेरे भाई क्या करेंगे? आप बोलोगे फिर क्या करना है, एक बार फिर से देखो, अभी 2 से और कट सकता है। आप बोलोगे 2 से फिर काट दोगे तो 2 नमा 18 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। फिर बोलोगे क्या किया जाए? मैंने कहा फिर क्या करना, फिर से देखो, अभी देखो ये तो 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, पर ये 12 अभी 2 से कट जाएगा। देखना ये 2 से भी केवल कट सकता है, बाकी कोई नहीं कटेगा, तो भी भैया 2 से देंगे, जब तक 2 से कट सकता है देते रहो। 9 नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर बोलोगे भैया कटेगा क्या? ये 12 कट जाएगा, 2 छंग 12। और फिर मेरे भाई और क्या नहीं कटेगा? आप बोलोगे देखो 15 नहीं कटेगा, वैसे लिख दो। फिर मैंने कहा मेरे भाई क्या किया जाएगा? बोलोगे फिर से देखो, अभी 2 से ये वाला कट जाएगा, 2 से ये वाला कट जाएगा। आप बोलोगे फिर से मेरे भाई 2 ले लेंगे, 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख दो। ये देखो 2 3 6 कट गया और ये 15 नहीं कटेगा, वैसे लिख दो। अब देखो इनमें से एक भी नहीं कटेंगे, तो जब एक भी नहीं कटेंगे तो फिर 2 नहीं लेंगे, क्योंकि कम से कम एक कटना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, 3 ले लें क्या? 3 बोलोगे 3 लोगे तो देखो ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। मैंने कहा फिर मेरे भाई क्या ले लेंगे? बोलोगे फिर से 3 ले लो, क्योंकि ये एक कटेगा भी देखो 3 से, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ये एक वैसे लिख दो, ये देखो 5 बचा। अब मेरे भाई ये जो आया है लास्ट में, तुम्हें भी दिख रहा होगा कि ये लास्ट में अब सिर्फ 5 से ही कटेगा। तो आप बोलोगे भैया लास्ट में यानी हम 5 से डिवाइड करा देंगे, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये 5 एकम 5 आ गया। यानी अंत में जो मेरा आया एलसीएम वो क्या आ गया? तो आप बोलोगे यहाँ पे तो बड़ा सरल होता है, एलसीएम बराबर हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 इंटू मेरे भाई 2, फिर इंटू 3 × 5, यानी इन सब का आपस में क्या करा के लिख दिया? गुणा करा के लिख दिया मेरे भाई। तो कितना हो गया? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5, तो 2 की पावर 1 2 3 4, उसके बाद 2 की पावर 3 की पावर 2 और 1 5। ठीक है, मैंने कहा इसका गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। गुणा कैसे कराओगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी मेरे भाई जो है 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, इसका गुणा करा दो 80 और ये हो जाएगा 3 तिरका 9। तो मेरे भाई 9 × 80 कितना होता है? 9 × 8 72, 720। तो गुणा भी आपको अपने हिसाब से कराना है, जो आपको सरल लगे उसमें, ज़रूरी नहीं कि इसे लाइन से कराते चले आओ। देखो यहाँ तक पहले आपने कर लिया 16, अब 16 तिहाई ही कर दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, 48 × 5 करना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पे 8 हो गया, 16 से मेरे भाई 16 पंचे 80 आराम से हो गया 80, और ये 3 तिरका 9 अलग हो गया, तो ये 9 और 80 का जब गुणा कराया तो 720 आ गया। बता दो एक बार जल्दी से पूरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सवाल ये था और सॉल्यूशन भी नीचे मैंने पूरा कर दिया।
भाग विधि में एक साथ कर देंगे, गुणनखंड विधि में अलग अलग करते हैं। आंसर दोनों ही कंडीशन पे सेम आता है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जल्दी बताओ, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे बेहतरीन तरीके से मेरे भैया बात समझ में आ जाती है। अब हमने कहा नेक्स्ट नंबर मेरे भाई देख लो, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसी पर क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा तक हम लोग गलत कर देते हैं। मतलब हम लोगों में आपको मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझसे तो नहीं होते हैं फ़िलहाल अभी, लेकिन आपसे ये गलतियाँ हो सकती हैं। जब आपसे बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेन का मतलब होता है प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचे। इसका मैं क्वेश्चन भी तुम्हें दिखाऊंगा अभी प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना होता है और फिर जो रिमाइंडर बच रहा होता है, शेष बचता है, उसको मेरे भाई हम जोड़ देते हैं उसी संख्या में। जो रिमाइंडर संख्या है, जो शेष संख्या होती है, उसे हम एलसीएम में जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया ऐसा क्यों? क्योंकि हम कुछ रटने तो आए नहीं हैं कि आपने कहा कि ये फार्मूला बन गया रट लो तो हम इसे रट लेंगे, ऐसा तो है नहीं। इसके बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है हमें ये जानना है। आप बोलोगे कि इसके बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। मैं तुम्हें भैया बिल्कुल इसके बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इसके बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाऊंगा भी। ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन एक लिखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसके बाद इसके बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट को जानते हैं मेरे भाई कि क्या इसका लॉजिक है बैकग्राउंड का, क्यों इसमें हम नंबर को जोड़ देते हैं। आपसे बोला गया, हाइलाइटर में मैं आपको देखो दिखाता भी हूँ कि 5 से 7 से और 10 से के द्वारा एक छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन तीनों से कट जाए, जो इन तीनों से भाग देने पर 3 शेषफल बचाती है। मतलब अब ध्यान से सुनना, अगर हमसे ये पता होता हमें कि 5 से 7 से और 10 से वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से कट जाए, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि इन तीनों से कटने वाला नंबर कौन सा होगा, इन तीनों को काटने वाला नंबर कौन सा होता था। इन तीनों को काटने वाला नंबर पूछा जाता तो एचसीएफ होता था। इन तीनों को मतलब इन तीनों के द्वारा जो नंबर कट जाए वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त। तो हमने कहा लघुत्तम समापवर्त पूछा गया है, हमने कहा अगर लघुत्तम समापवर्त पूछा तो इसका और इसका और इसका एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम मेरे भाई वो नंबर आ जाएगा जो 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा पहले यही कर लो, पहले यही कर लो। हम लोग पहले क्या करते हैं कि 5, 7 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बोलोगे भैया एक साथ निकाल लें भाग विधि से, 5, 7, 10 और फैक्टर निकाल लो। आप बोलोगे भैया पहले देखो 2 से दोगे तो 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, पर ये 10 में जाएगा, 2 पंचे 10। फिर देखो 5 से दे दोगे तो 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5। फिर मेरे भाई बोलोगे 7 से दे दोगे तो ये 1 और ये 7 एकम 7 और ये 1। यानी जो एलसीएम आ गया, वो कितना आ गया? अब बोलोगे वो आ गया 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पंचे 10 सत्ते 70। यानी वो नंबर आप बोलोगे भैया 70 है, वो नंबर 70 है जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमसे उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना एक बार। हमसे उसने कहा कि जब हम भाग देंगे तो पूरा नहीं कटना चाहिए, 3 शेषफल भी बचना चाहिए। उसने हमसे कहा कि जब हम डिवाइड करें तो तुम तो पूरा काटे दे रहे हो भाई, पूरा थोड़ी ना काटना है, 3 शेषफल बचाना है हमें, 3 उसमें ऐसा बच जाए, ऐसा कुछ काटो। तो हम कहेंगे भाई 3 कब बचेगा? 3 तभी तो बचेगा जब हम इस 70 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि 70 पूरा कट जाएगा। जैसे ही 70 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा 73। अब जब हम 73 में 5 से भाग देंगे तो 70 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बच जाएगा। जब हम 7 से भाग देंगे 73 में तो 7 दामन 70 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बच जाएगा। जब हम 10 से भाग देंगे 73 में तो 10 सत्ते 70 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी ये वो नंबर है जो पूरा पूरा कट जाएगा और ये वो नंबर हो जाएगा जो बच जाएगा लास्ट में। तो उसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और मेरा जो फाइनल जोड़ने पे आएगा इसी को हम लिख देंगे कि मेरा आंसर है। एक बार बताओ बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट पता चला? यानी जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि भैया इस फॉर्मूले को याद कर लो कि एलसीएम निकाल करके उस संख्या को जो शेषफल होगा उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इससे मेरा वो नंबर निकल के आ जाएगा जो आंसर होगा। बात समझ में आ गई? अब पता चला कि क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि एलसीएम तो पूरा पूरा कट जाएगा लेकिन वही नंबर आखिरी में बच जाएगा, जब हम उसे जोड़ेंगे तो वही लास्ट में फिर हमें मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप बोलोगे बढ़िया समझ गए, लेकिन एक सवाल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर
नहीं होते हैं, हाँ या ना। मैंने आपको उसमें लॉजिकली समझा दिया। अब अगर इसे जल्दी से करना हो तो कैसे कर दोगे, जल्दी एक बार बता दो। आप बोलोगे भैया अभी आपने बताया कि इन तीनों का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। जैसे इन तीनों का एलसीएम निकाला था कितना आया था 70, और ये 3 शेष बच रहा था तो 3 इसमें क्या कर देना था, जोड़ देना था। आंसर कितना आ जाता 73। आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, छट से टिक मारो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब तो समझ गए ना, लॉजिक तो समझा दिया है ना मेरे भाई। अब देखो अगला सवाल क्या दे रखा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना और इसे पढ़ना। ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है, देख रहे हो, ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपकी बुक का सवाल है, उदाहरण में भी दिया गया है। लेकिन मैं इसे करने का आपको फिर से वही तरीका बताने वाला हूँ कि इसे कैसे करना है। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी का मतलब होता है लीस्ट या लोवेस्ट। छोटी से छोटी का मतलब लीस्ट, और तीनों से कट जाए तो तीनों से कटने वाली कॉमन नंबर होना चाहिए। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो पूछा गया है, यानी एलसीएम। और ये एलसीएम में भी याद रखो, आगे बोला प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे, मतलब एलसीएम तो पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन हमें 3 शेष भी चाहिए, तो एलसीएम प्लस 3 इसका आंसर होगा। लेकिन कैसे करोगे ये ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया 15, 18, 48 का एलसीएम निकाल लेंगे। 15 कॉमा पहले मैंने 48 लिख दिया धोखे में। 15, 18 और 48 का एलसीएम निकालना है। 15, 18, 48 का एलसीएम तो बोलोगे आराम से निकाल देंगे भाई। पहले देखो 2 से जाएगा तो दे देंगे, 15 में नहीं जाएगा, ये आ जाएगा 2 नमा 18, और ये आ जाएगा 24 से 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर मेरे भाई 2 से यहाँ दे दोगे तो 15 तो नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, पर ये 12 आ जाएगा। फिर भैया अगर 2 से दे दोगे तो बोलोगे ये 15 भी नहीं जाएगा, ये 9 भी नहीं जाएगा, पर ये 6 आ जाएगा। अभी भी मेरे भाई 2 से दे दोगे, क्योंकि 15 तो नहीं जाएगा, 9 तो नहीं जाएगा, पर ये 3 आ जाएगा। अब देखो 2 से कुछ भी नहीं कटेगा तो 3 से दे दो, तो 15 कितनी बार में आ जाएगा, बोलोगे भाई 3 से काटोगे अगर तो 3 पचे 15, फिर ये 9 काटोगे तो 3 तिरका 9, और ये 1 का 3 काटोगे तो 3 एकम 3। फिर मैंने कहा 3 से काट दो तो देखो 5 नहीं जाएगा, पर ये 3 एकम 3 और ये 1 आ गया। अब लास्ट में मेरे भाई 5 बचा तो 5 से दे दो, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो लास्ट में मेरे भाई जो एलसीएम आ गया, यहाँ पे लिख दोगे कि एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 इंटू 2 × 3 × 3 × 3 × 5 है लास्ट में ना, सॉरी, × 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 2 बार और 1 बार 5, तो 1 2 3 4 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5। ठीक लिखा है, कुछ भी अलग ऐसा नहीं जो भूल गए हो। तो मैंने कही हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर मेरे भाई 16 पंचे 80, और ये 3 तिरका 9, तो 80 × 9 कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 720। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 720। लेकिन मेरे भाई जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलोगे 720, और हर दशा में शेष कितना बचना चाहिए था, आप बोलोगे हर दशा में शेष 3 बचना चाहिए था। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना इन तीनों नंबर से, तो 3 बचेगा कहाँ से, 3 तभी बचेगा जब हमने इसमें 3 अपनी तरफ से ये जोड़ दिया होगा, और नंबर 720 की जगह 723 हो गया होगा। तो ये इसका आंसर आ रहा है, आपकी बुक में भी है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल चुका। एलसीएम निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसी को जोड़ देंगे, या फिर जो देने के बाद भागफल बचेगा तो उसको बाद में घटाएंगे जोड़ेंगे, वो आप खुद ही समझ जाओगे। सवाल पढ़ोगे तो उसमें आपको इतना पता चल जाएगा कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको एकदम बेसिक से इसका लॉजिक समझा दिया है। ठीक है, अगले नंबर पे सवाल देख लें क्या, और भी सवाल इस टाइप के पूछे गए हैं क्या। देखो 2017 में ये सवाल पूछा गया, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, पर है नहीं, सिर्फ अच्छा लग ही रहा है। सवाल को देखो एक बार, बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम तो निकाल ही लेना है। तो पहले मेरे भाई 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लो। बोलोगे 4 दे दिए, मैंने कहा 5 भी दे दें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। 12, 16, 18, 21 क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। ऐसे कर दो भाई, जल्दी से इसमें डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे। पहले देखो 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18 और 21 नहीं जाएगा, वैसे लिख दो। फिर देखो 2 से 2 देखो तो 2 तेई 6, 2 चौके 8, 9 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा। फिर मेरे भाई 2 से दे दोगे तो 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, ये 9 आ जाएगा, ये 21 ऐसे उतार दो। फिर मेरे भाई देखो 2 से दे दोगे तो 3 नहीं जाएगा, पर ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 21 बना रहेगा। अब बोलोगे मेरे भाई 3 से दे देंगे तो 3 एकम 3, ये 1 हो गया, ये 3 तिरका 9, ये 3 सत्ते 21। फिर मेरे भाई बोलोगे कि 3 से दे देंगे तो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 3 एकम 3 और ये 7।
फिर बोलोगे भैया सीधे 7 से दे देंगे, तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये भी 1। तो यानी अगर हमसे पूछा जाए इसका एलसीएम कितना होगा, तो हम बता लेंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो कितना आ जाएगा बोलोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 तो यहाँ तक हो गया, इतना हो गया 16। मैंने कहा धीरे धीरे कराना गुणा, इनटू मेरे भाई इसको कराओगे 3 3 का 9 और 9 7 63, ये इतना मिलके 63 बन गया, इंटू 63। तो ये कितना हो जाएगा, 16 3 48 8। ठीक है मेरे भाई, गलत तो नहीं कर दिया। एक बार ऊपर देख लो, 3 3 का 9, 9 7 63, यहाँ तक की मेरी बात सही है। और यहाँ मेरे भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, बता दो। अलग अलग मैंने किया है, मतलब इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इनका एक साथ करा दिया, इतने का पूरे पार्ट का और इतने पूरे पार्ट का एक करा दिया, बीच में ये गुणा लगा था तो बीच में गुणा लगा दिया। अब मैंने जब काटा तो 16 3 48 मेरे भाई आ गया, कितना 16 3 48, 48 में मेरे भाई 4 हासिल लगा दिया, 8 लिख दिया। अब 16 छक्के 96 होता है, 96 और 4 100 हो गया, तो ये 2 0 लगा के 100 लिख दिया। तो 1008 जो आया वो क्या आ गया, 1008 मेरे भाई इसका एलसीएम आ गया। अब एक बात बताओ, पूछा गया था वह संख्या बताओ जिसमें से हम 7 घटा दें, क्या घटा दें 7, और वो इन सब से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी जिसमें से हम 7 घटा दें और वो संख्या इन तीनों से विभाजित हो जाए। मतलब एक वो संख्या तुम्हें बतानी है जिसमें से जब हम 7 घटा दें तो ये आ जाए 1008। आप बोलोगे भैया अगर यहाँ पे 1015 हो, 1015 में अगर हम ये 7 घटाएंगे तो 1008 आ जाएगा। यानी आपको ये वाला फैक्टर पता होगा कि जब x यहाँ पे हम रखेंगे, 7 इधर माइनस का है, इधर उठा लाएंगे तो प्लस का आएगा, तो ये हो जाएगा 1008 + 7। तो आखिरी में आंसर आ जाएगा 1015। और आपको वैसे भी मेरे भाई पता होगा कि जब भी आखिरी में तो घटा दें या फिर शेष बचे, बात तो एक ही है। शेष भी तो बच सकता था वही 7, अगर डिवाइड ना जाता तो शेष बच जाता। तो वही तरीका है, देखो मैंने एलसीएम लिखा और फिर जो शेष फल दिया जाता है उसे जोड़ दिया, तो आंसर आ गया हमारा वही नंबर जो मैंने अभी आपको कहाँ पे बताया, कहाँ बताया था भैया, यही तो बताया था शायद, ये बताया है। देखो मैंने आपको बताया कि एलसीएम लगाओ और एलसीएम के बाद उस रिमाइंडर को जो अलग से संख्या दी उसे जोड़ो, तो यहाँ से आंसर यानी नंबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने वही किया, एलसीएम निकाला और फिर वो जो 7 दिया था उसे उसमें जोड़ दिया और हमारा नंबर आ गया। किसी तरीके को मेरे किसी भाई को किसी बहन को कोई दिक्कत है तो बता दो। बेहतरीन लेक्चर होने वाला है अपने आप में। नेक्स्ट मेरे भाई सवाल देखते हैं। अगले नंबर पे ज़रा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं एचसीएफ का, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो तुम्हें एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया मासा, जिसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक दे रखा है। अब इसे ज़रा बता दो कौन कर देगा, जल्दी से बताएगा कोई इसका आंसर कि इसे कैसे किया जाएगा। इसे भी करने की मेरे भाई देखो भाग विधि भी होती है और गुणनखंड विधि भी होती है। मासा यानी एचसीएफ जो होता है इसे भी 2 तरीके से किया जा सकता है। पहले मैं एक काम करता हूँ, इस सवाल को कॉपी कर देता हूँ ताकि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा तो एक बार मैं आपको भाग विधि समझा दूँगा, एक बार मैं आपको जो है गुणनखंड विधि सिखा दूँगा। तो एक तो मेरी होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। अच्छा, इसकी भाग विधि अलग है, गुणनखंड विधि तो सेम है। गुणनखंड विधि तो इस वाले में हम लोग क्या करने वाले हैं, गुणनखंड विधि में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकालते हैं, ध्यान से सुनना, फैक्टर निकालते हैं। और जब हम एलसीएम निकालते थे तो हम सबसे ज़्यादा वाली घात लेते थे। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम सबसे कम वाली घात लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे कम वाली घात, यानी हम वो वाली घात लेते हैं जो सबसे कम है सब में, और फिर वही हमारा लास्ट में जो आंसर आता है एचसीएफ होता है। ये तो हो गई गुणनखंड विधि का प्रोसेस। ये 3 चीज़ें हमें गुणनखंड विधि में करनी होती हैं। लेकिन भाग विधि में हमें क्या करना होता है, याद रखना, भाग विधि में हमें ये करना होता है कि जैसे मान लो A, B, C का एचसीएफ निकालना है, यानी मासा पा निकालना है। तो आप बोलोगे इसका मासा निकालने के लिए हमने ये पढ़ रखा है कि हमें इसमें इनको अरेंज करना होता है, जैसे A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C, इस टाइप में। तो छोटे वाले से उसके बड़े वाले में भाग देना शुरू करते हैं इस तरीके से।
फिर जो बचता है यहाँ पे रिमाइंडर, इसे लिख करके इस वाले अंक को यहाँ उठा लाते हैं, ए को फिर से यहाँ भाग देना शुरू करते हैं। फिर मान लो यहाँ पे p बचा, फिर इसको ऐसे किया और लास्ट में फिर इस r से यहाँ भाग देना चालू किया। तो जब तक मेरा शेषफल 0 ना हो जाए, ध्यान से सुनो, जब तक मेरा शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा, उस कंडीशन पर जो मेरा यहाँ पे लिखा होगा वही मेरा आंसर होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा। मैंने कहा ये बातें तो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, जब करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएंगी। सुनने में तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया, पर किसी को समझ में ये वाला नहीं आया होगा, ये वाला तो एक बार आ भी जाएगा। तो ये जब तुम करोगे तभी आएगा। अब चलो एक सवाल इस पर करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। पहले नंबर पे भैया कौन सा करें? आप बोलोगे पहले नंबर पे भैया भाग विधि ही बता दो, क्योंकि यही ज़्यादा कठिन लग रही है। पहले नंबर पे भाग विधि ही बता दो आप बोलोगे। तो मैंने कहा एक बात सुनना ध्यान से, क्या मेरे भाई ये वाला नंबर इससे छोटा है या ना? ये बता सकते हो क्या ये वाला नंबर इससे छोटा है? बोलोगे बिल्कुल सही। तो मैंने कहा यार रेंज है कि नहीं? मैंने कहा पहले वाले दोनों उठा लो, ये पहले वाले दोनों उठा करके जो छोटा वाला है उससे बड़े वाले में भाग देना चालू करना है। भाग विधि है तो इसमें भाग देना चालू करना है। मैं इसे बिगाड़ देता हूँ ताकि सवाल बड़ा हो सकता है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूँगा। आप बोलोगे इसका मतलब 156 जो है उससे हम भाग देना चालू करेंगे 221 में। 156 से भाग देना शुरुआत करेंगे 221 में। तो बोलोगे भैया पहले देखो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 156 एकम 156 एक बार ही जाएगा, 156। कितना बचेगा? बोलोगे 11 में से 6 चला गया, 5 बच गया। और मेरे भैया 21 में से 6 चला गया, जो है 15 चला गया, 21 में 15 तो 6 बच गया, 65। फिर मैंने कहा ऐसे भाग बना दो। अब देखना यहाँ प्रोसेस क्या है, जो ये यहाँ पे लिखा होता है इसको उठा करके अंदर इसके लिख देते हैं आके, यानी 156। और ये तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, शेषफल 0 ना हो जाए। आप बोलोगे 65 का पाढ़ा पढ़ना है कि इतना आ जाए मेरा 156 आ जाए। तो 65 एकम 65, 65 दूना 130, 2 बार में 130 आता है। आप बोलोगे यहाँ से बचेगा 156 में 130 चला गया 26, और फिर से ये भाग बना दिया, ये 26 बच गया। फिर से ये भाग बना दिया, और इस बार मेरे भाई हमने क्या किया कि जो यहाँ पे ये 56 लिखा था इसे फिर इसके अंदर ले आए, यानी यहाँ पे आ गया 65। मैंने कहा 26 दूना 52, 2 बार में 52 आ जाएगा 52। बोलोगे भैया यहाँ से कितना बच जाएगा? बोलोगे 3 और 1 13 बच जाएगा। फिर मेरे भाई भाग बना देंगे, क्योंकि अभी 0 तो हुआ नहीं है ना। फिर से अब इस 26 को कहाँ लिख देंगे? इसके अंदर 26। अब मेरे भाई बोलोगे 13 दूनी 26 होता है, ये पूरा पूरा कट गया। आखिरी में देखो कट्टा में 0 आ गया, 0 आता है, घटा दोगे तो 26 में 26 गया, 0 बचा। जब पूरा भाग खत्म हो जाएगा तब हमें देखना है कि अगर मान लो ये वाली संख्या ना दी गई होती, ध्यान से सुनो, अगर ये संख्या ना दी गई होती, सिर्फ ये 2 नंबर ही दिए गए होते, एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना तभी बात समझ में आएगी, वरना आएगी नहीं। मैंने कहा अगर ये संख्या ना दी गई होती, यही 2 नंबर दिए गए होते, तो हम बोल देते कि मेरा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ये जो लास्ट में यहाँ पे आता है, तो हम बोल सकते थे मेरा आंसर जो आएगा वो 13 आएगा। यानी हमारा जो मासा है वो कितना है? 13 है। ध्यान से सुनो, जो मासा है वो कितना है? 13 है। ये तो एक बात थी। लेकिन भैया अगर हमें वो संख्या दी जाए तब क्या करेंगे? जल्दी से बताओ भाई। अगर हमें वो संख्या दी जाए, ये वाली संख्या मैंने कहा ना दी जाती तो आंसर 13 हो जाता। जो लास्ट में इस जगह पे आता है मेरे भाई भाजक होता है, जो आखिरी वाला वही मेरा मासा होता है। लेकिन मैंने कहा अगर ये वाली संख्या भैया दी जाए तब क्या करेंगे? आपने तो बोला ना दी जाए, पर बाय द वे दी जाए, जैसे कि इसमें दी गई है, तब क्या करोगे? तो भैया कुछ ना करो, ये जो 13 आया है इस 13 को छोटी संख्या मान लो और इस वाले को बड़ी संख्या मान लो, और फिर से यही ड्रामा स्टार्ट करो जो अभी ख़त्म किया है। इसको छोटी संख्या और इसको बड़ी संख्या मान लो, और अब हमने जो प्रोसेस अभी यहाँ से शुरू किया था करना, वो फिर यहाँ से चालू कर दो करना। बोलोगे भैया 13 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? बोलोगे 13 से दोगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26 मेरे भाई देंगे तो ये 26 आ गया। कितना यहाँ से बचेगा? 1 मेरे भाई, ये 0 4, 104 बच गया। फिर मैंने कहा 13 से भाग दोगे, 13 अट्ठे मेरे भाई कितना होता है? 8 का 24, 104। पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? अगर ये पूरा पूरा ना कटता तो मैं उस 13 को उठा के नीचे लाता, जब इससे छोटा बचता रिमाइंडर, इस 13 को फिर उठा के लाता और फिर भाग देता चला जाता लास्ट तक। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो एक्चुअल में क्या है? 13 ही है, क्योंकि 13 ही इसका भाजक दोनों के लिए काट रहा है। तो मैं बोलूँगा कि जो मासा आ जाएगा इसका वो 13 आ जाएगा।
मैंने कहा अगर एक सवाल से नहीं समझ में आया तो परेशान होने वाली बात नहीं है। 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल अभी नहीं आएगा तो कभी ना कभी तो आएगा ही। मैंने कहा दूसरा सवाल हम लोग किससे करेंगे? मैंने कहा यही वही वाला सवाल है, लेकिन इसमें हम इसे करेंगे गुणनखंड विधि से। इस सवाल को ही किस विधि से करने वाले हैं? आप बोलोगे इसे हम करने वाले हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कर लोगे क्या भैया? जल्दी से बोलो एक बार। आप बोलोगे भैया बिल्कुल कर लेंगे, कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं कि कर लें, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। मैंने कहा कोशिश करोगे तो फिर करो, स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे भैया गुणनखंड विधि में आपने बताया इन सबका अलग अलग निकाल लेते हैं, तो मैंने कहा पहले 156 का निकाल लेते हैं। यहाँ पे 156 का मैंने कहा अगर इसे भैया 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर मेरे भाई अगर 2 से काटेंगे तो 2 तेईं 6 हो जाएगा, 7 में से गया 18 हो गया, 2 9 18। फिर बोलोगे इसे देखो 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और फिर बोलोगे इसे 13 से काट देंगे तो 13 एकम 13। यानी हम बोल सकते हैं कि जो 156 के फैक्टर आए वो कितने आए? आप बोलोगे वो आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। एक बात हमने ख़त्म कर ली। मैंने कहा दूसरा आप बोलोगे भैया 221 दे रखा है, 221। ज़रा बताना 221 किससे कटेगा? आप बोलोगे देखो यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कर देंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 2 4 1 5 आ रहा, 5 3 से नहीं कटता है। मैंने कहा 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटना है, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 से देखो 7 तिरका 21 नहीं कटेगा। फिर मैंने कहा 8 से भी नहीं जाएगा, 8 से तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा तो 8 से तो चेक ही नहीं करना है, हमें अभाज्य संख्या से भाग देना है। फिर मैंने कहा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से देखो, 7 से देखो, 11 से देखो, फिर मेरे भाई 13 से देखो, फिर मेरे भैया किससे देख लेंगे? बोलोगे फिर 17 से देख लेंगे, 19 से देख लेंगे, 21 नहीं 29 से देख लेंगे, 23 से देख लेंगे। यानी वो संख्याएं जो या तो खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, बस उन्हीं से हमें भाग दे के देखना है। आप बोलोगे भाई देखो अगर से मैं 13 से भाग दे के देखूँ, 13 से, तो 13 एकम 13, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो 13 से अगर काटोगे, 13 एकम 13 चला गया, 9 बचा 91 हो गया, 13 सत्ते 91, और 17 मेरे भाई केवल 17 से ही कटता है, 17 एकम 17। यानी हम लिख सकते हैं कि जो 221 है उसे हम लिख सकते हैं 13 गुणे 17। कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या नहीं। अब बोलोगे भैया लास्ट वाला और देख लेंगे, 364 एक बार काट के। 364 किससे कैसे कट जाएगा? पहले तो देखो 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर मैंने कहा इसे 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 91। फिर मैंने कहा इसको अगर काटोगे किससे कटेगा? तो बोलोगे 13 से कट सकता है, 7 से भी कट जाता है। 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 9 में से 7 चला गया, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिरका 21। फिर 13 से दे दो तो 13 एकम 13। यानी हम बोल सकते हैं कि जो 364 है उसे हम लिख सकते हैं पहले 2, फिर 7 और फिर 13। तो मैंने कहा इसका तुमसे पूछा गया कि बताओ HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो जो सब में कॉमन है और जो हाईएस्ट है। मेरे भाई देखो पावर हमें सबसे कम वाली लेनी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो देखो 2 यहाँ पे है पर 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 वाली तो चीज़ें लेनी ही नहीं है। मैंने कहा 3 यहाँ पे है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 वाली चीज़ें तो लेनी ही नहीं है। मैंने कहा 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो 13 की घात सबसे कम किस में है? बोलोगे इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 13 है, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 13 आ गया और ये मेरा उत्तर है। बात समझ में आ गई? फैक्टर निकालना है, उनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना है और उसको कॉमन वाले फैक्टर को ही मेरा आंसर बता देना है, वही मेरा HCF होगा। आई होप मेरे भाई बात बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। मैं बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ाता हूँ, ये बात मुझे भी पता है, पर उसकी दिक्कत ये है कि आराम से बताने में चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, वरना मुझे ये सवाल करने में भैया कितना ही समय लगेगा, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि SSC का सवाल जैसे मैं करता हूँ, अगर उस लेवल पे मैं आ जाऊँ तो फिर इसकी क्या दशा होगी ये भी नहीं जानता है। चलो इसका भी देखो मैं मासा निकालना है, कैसे निकालोगे? आप बोलोगे भैया एक काम करो, आधे में मुझे इसका निकाल के दिखाओ भाग विधि से, आधे में निकाल के दिखाओ गुणनखंड विधि से। ये हम आखिरी सवाल अपना कर रहे हैं, ठीक है? आखिरी का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे हम गुणनखंड विधि करेंगे और यहाँ पर हम भाग विधि से करेंगे। तो भैया हम लोगों ने पढ़ा गुणनखंड विधि से पहले 24 का फैक्टर निकाल लेंगे। किसका?
24 का, बोलोगे भैया 2 से दे देंगे तो 12 दूनी 24, 2 से दे देंगे तो 2 छंग 12, 2 से दे देंगे तो 2 तेईं 6, 3 से दे देंगे तो 3 एकम 3। फिर मैंने कहा 40 का काट दोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 से देंगे तो 20 बार में जाएगा, फिर 2 से दे देंगे तो 10 बार में, फिर मेरे भाई 2 से दे देंगे तो 2 पंचे 10, फिर 5 से दे देंगे तो 5 एकम 5। फिर मैंने कहा किसका निकालना है, 64 का, तो बोलोगे 64 का भी निकाल देंगे। 2 से दे दोगे तो 2 तेईं 6, 2 दूनी 4 32, फिर 2 से दे दोगे तो 16 दूनी 32, फिर मेरे भाई 2 से दे दोगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दे दोगे 2 चौके 8, फिर 2 से दे दोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा मेरे भाई 2 से 2 दोगे तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 2 एकम 2। तो 2 से देते चले जाओ इसको। तो आप बोलोगे यहाँ पे भैया हमें एक फाइनली ये चीज़ पता चल गई, इतने में ही देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। मेरे भाई यहाँ पे 40 को क्या लिख सकते हैं, बोलोगे 2 × 2 × 2 × 5। मेरे भाई यहाँ पर 64 को क्या लिख सकते हैं, बोलोगे 2 × 2 × 2 2 2 और 2 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। मैंने कहा हमें वही लेना होता है एचसीएफ में, हमें मासा में वही लेना होता है जो सबसे कम हो पावर उसकी और तीनों में कॉमन हो, पावर सबसे कम हो, सबसे कम बार आया हो और तीनों में कॉमन हो। तो मैंने कहा देखो 3 इसमें आया है पर 3 नीचे किसी में नहीं आया, तो 3 की बात छोड़ दो, 5 इसमें आया, 5 किसी में नहीं आया, इसकी बात छोड़ दो। मैंने कहा 3 बार 3 इसमें भी आया है, 3 बार 3 इसमें भी आया है, और इसमें मेरे भाई 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो अगर हमसे एलसीएम पूछा जाता लासा तो हम 2 को 6 बार लेते, 1 बार 3 को लेते, 1 बार 5 को लेते। उसमें हमें सब को लेना होता है, सबसे अधिक पावर वाले को। फिर लेकिन हमें इसमें लेना वही होता है जो तीनों में कॉमन हो और सबसे कम बार आया हो। तो मैंने कहा इसमें भी देखो 3 बार 2 आया, इसमें भी 3 बार 2 आया, इसमें 6 बार 2 आया। तो ज़्यादा से मतलब नहीं है, हमें देखना कि 3 बार इसमें भी है, 3 बार इसमें भी है, 3 बार इसमें भी है, तो 3 3 इन तीनों में कॉमन हो जाएंगे, और जो सब में कॉमन है वही कॉमन फैक्टर है, यानी 2 × 2 × 2 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 इज़ माई आंसर। आई होप मेरे भाई इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इससे पहले तो मैं किसी ने इतने अच्छे तरीके से नहीं बताया होगा। लेकिन भैया अगर इसी सवाल को भाग विधि से किया जाए तो कैसे करेंगे, देखो सबसे छोटा 24 है, 24 से 40 में भाग दे के एक बार देखो, 24 40 को एक साथ ले लेना, सॉल्यूशन स्टार्ट है यहाँ से देखना। पहले नंबर पे हम मेरे भाई 24 और 40 को ले लेते हैं, ध्यान से सुनो 24 और 40 को। आप बोलोगे 24 एकम 24, 24 दूना 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ से कितना बचेगा, तो आप बोलोगे ये बच जाएगा 16। फिर मैंने कहा यहाँ पे क्या करते हैं, जो इस जगह पे लिखा है 24 इसको इसके अंदर ले जाएंगे। फिर देखो 16 एकम 16, यहाँ से बचा 8। अब ये जो 16 लिखा है इसको फिर से अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, कट गया पूरा पूरा। तो मैंने कहा जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, आखिरी वाला भाजक। कितना है आखिरी भाजक, 8, तो 8 इसका मासापा हो सकता है। लेकिन हम चेक करेंगे कि 8 से मेरे भाई लास्ट वाला नंबर भी कट रहा है या नहीं, तो हम इस 8 से 64 को भी भाग दे के देखेंगे, तो 8 ही 8 ही 64 मेरे भाई पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, क्योंकि 8 से ये भी नंबर कट रहा है और इसका भी लास्ट में 8 बचा है। तो ये होती है मेरी भाग विधि, ये होती है मेरी गुणनखंड विधि। दोनों विधियों को मैंने विस्तार में अच्छी तरीके से समझा करके, ऐसा नहीं कि बस खींचा हो, समझा करके आपको एक एक चीज़ पैटर्न के हिसाब से बताई है। मैंने कहा मेरे भाई 2 प्रश्न और बचे हैं, एक प्रश्न तो ये बचा है, इसको देख लेते हैं क्या है, जल्दी से इसे बता दो ये क्या है। आप बोलोगे ये यहाँ पे बोल रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। देखो एक तो तरीका ये होता है इस प्रकार की संख्या को सॉल्व करने के लिए कि हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या निकाल लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं, इसका मेरे भाई वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने कहा हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से, तो इसको एलसीएम और एचसीएफ के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे इसमें एचसीएफ लेंगे, क्या ले लेंगे मेरे भाई, आप बोलोगे यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पहले एलसीएम लेंगे फिर अंडर रूट करके फैक्टर निकालेंगे। सॉरी, एलसीएम लेने के बाद हम लोग इसका रूट करेंगे और क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बीटीसी वाले बच्चे हैं, तो बीटीसी वाले तो मान के करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा कि माना
माना पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी है। हमने मान लिया पंक्तियों की संख्या x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हो जाएंगे, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो बोलोगे ये भी x हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे बताना है, लेकिन उसने यहाँ पे बोला था कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियाँ हैं, यानी जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही पौधे हैं। तो अगर हमने माना पंक्तियाँ x हैं तो पौधे भी मेरे भाई x ही होंगे हर पंक्ति में। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिलाकर के कुल पौधे कितने हो गए। हम यहाँ लिख सकते हैं कि कुल पौधों की संख्या, क्या लिख सकते हैं, कुल पौधों की संख्या। आप लिख दोगे कुल पौधों की संख्या हो जाएगी x इंटू एक्स। मैंने कहा अगर मान लो 4 पंक्तियाँ हों और हर पंक्ति में 4-4 पौधे हों तो कितने पौधे हो जाएंगे। तो बोलोगे जितनी जगह कट रहा उतने पौधे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पौधे हुए। तो यानी अगर 4 पंक्तियाँ थी हर पौधे में यहाँ पे 4-4 पौधे हैं तो 4 चौके 16 ऐसे भी आ जाता। तो यानी हम गुणा करा के पता कर लेंगे कि टोटल कितने पौधे हैं। ठीक है, हम ये पता कर पाएंगे टोटल कितने पौधे हैं। आप बोलोगे बिल्कुल भैया पता कर लेंगे। एक बात बताना जरा, x इंटू एक्स की वैल्यू जो हमें दे रखी है कुल पौधे हो गए, तो x इंटू एक्स कितना होता है, बोलोगे x स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना, हमें उसने ये बोला कि x स्क्वायर का मान जो है वो कितना है, टोटल बगीचे में पौधे कितने दे रखे हैं 225। मेरा x स्क्वायर उसके 2025 के बराबर हो जाएगा। 225 नहीं 2025 है ना, मैंने गलती में थोड़ा सा अलग बोल दिया, 2025 के। तो यहाँ से मेरा x का मान कितना आ जाएगा, बोलोगे इधर स्क्वायर लगा है, इधर भेजोगे तो रूट में जाएगा, अंडर रूट में 2025 आ गया, हाँ या ना। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2025 का रूट आप सब लोग निकाल लेते होगे, 45 का होता है मेरे भाई, 45 का। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग रूट नहीं निकाल पाते हैं मैं उन्हें रूट निकालना सिखा दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अंडर रूट का मतलब होता है कि हम लोग इसके मल्टीपल मतलब फैक्टर निकाल लेंगे और फैक्टर में बाहर वही आएगा जिसका जोड़ा बनेगा, जिसकी शादी संपन्न उसी की होगी जिसका जोड़ा अच्छी खासी काम करेगा। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो मैं अंडर रूट लिखा हुआ ऐसे करके, यहाँ पे लिखा 2025। अगर हम 2025 के फैक्टर निकालें, 2025 के फैक्टर, आप बोलोगे देखो भाई 5 से जाएगा, ठीक है, और किसी से जा सकता है, देखो 3 से भी चला जाएगा, पहले 3 से दे दो। अगर हम 3 से दे देंगे तो बोलोगे तिछंग 18 आ जाएगा, 20 में से 18 चले गए, 2 बचे, ये 22 हो गया। 3 सत्ते 21, एक आया तो 15 हो गया, 3 पचे 15। मैंने कहा ये किससे जाएगा, बोलोगे ये भी 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 25 तेईं 75। फिर बोलोगे भैया ये किससे जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर बोलोगे ये किससे जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, ये जाएगा मेरे भाई 25 तेईं 75। ये किससे जाएगा, 5 पचम 25 और ये चला जाएगा 5 एकम 5। यानी हम बोल सकते हैं जो मेरा फाइनली आंसर आया वो कितना आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। मैंने कहा रूट के बाहर वही आएगा जिसकी शादी संपन्न उसी की होगी जिसका जोड़ा बनेगा। अरे यार बड़ा था थोड़ा, जिसका जोड़ा बनेगा वही बाहर आएगा। बोला ना मैंने तुमसे अभी ये बात। तो बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, जोड़ा देखो किसका किसका बन रहा है, एक तो ये 3 का जोड़ा, एक ये 3 का जोड़ा, एक ये 5 का जोड़ा। तो एक 3 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा, तो कितना आ गया, 3 त्रिका 9 पना 45 और 45 मेरे भाई आंसर आ गया। तो ये 45 ऐसे आया। ये मैंने आपको बता दिया, रफ वर्क है वैसे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई, अच्छी तरीके से आ गई ना, एक बार ज़रा जोरदार तरीके से बता दो ठीक है ना, बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। एक प्रश्न और कर लेते हैं, आखिरी प्रश्न है, सेशन एंड हो गया, लगभग 1 घंटे की क्लास मेरे भाई बन गई, मज़ा आया होगा। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी से बता दो कैसे करा जाएगा। 2021 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैसे किया जाएगा। आप बोलोगे मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा एक्स माइनस 1, और x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से अगर हम x कॉमन ले लें, x को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 3 था, एक अगर बाहर कॉमन ले लिया तो 2 बचा, यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 बचा,
और यहाँ से अगर मैंने पूरा पूरा ये x कॉमन ले लिया तो x बन जा x, एक ही बचेगा। और फिर मेरे भाई बोला गया इन दोनों का हमें बताना है HCF। अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखना ध्यान से, HCF बताना है। HCF के लिए हमने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स को अगर हम लिखने चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मैंने कहा HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो मासा आएगा मेरे भैया वो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और ये मेरा आंसर है। बाकी देखो ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। कॉमन वाला आंसर ही मेरा फैक्टर होता है। तो आई होप मेरे भाई आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी बातें आपको समझाने की, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ। मैं पूरी अपनी जो है अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश करता हूँ कि आपको अपवर्त क्या है। एक बार अगर मैं फास्टेस्ट रिवीजन वाली बात करूँ कि एक बार जितना कुछ पढ़ा उसको एक बार में देख लो, तो तुम ये बोल सकते हो कि भैया कि जैसे हमसे पूछा जाएगा कि अपवर्त बता दो, अपवर्त, तो उसके पहाड़े में जो कुछ भी आएगा वो सब अपवर्त होगा। 5 का अपवर्त पूछा जाए तो 5 दूनी 10 नहीं 15, फिर मेरे भाई चौके 20, पंचे 25, छक्के 30, जितने संख्या 5 से कटेंगी वो सब उसके अपवर्त होंगे। मैंने कहा अगले नंबर पे अगर मान लो पूछा जाए अपवर्तक, तो बोलोगे जितनी संख्याएं दी गई संख्या को काट देंगी। मैंने कहा जैसे 25 को पूछा जाए तो 25 जिससे जिससे कटेगा वो सब अपवर्तक होंगे। 25 1 से कटेगा तो मेरे भाई 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, तो ये सारे इसके अपवर्तक हो गए। फिर मैंने कहा हम लोगों ने पढ़ा समापवर्त और समापवर्तक। समापवर्त, तो समापवर्त क्या होते हैं, वह अपवर्त जो कॉमन हो, वह अपवर्त जो दी गई संख्याओं में कॉमन होते हैं, यानी दोनों में मिलते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समापवर्त। ऐसे मेरे भाई जो समापवर्तक हो जाएगा, समापवर्तक वो क्या होता है, समापवर्तक वो होता है कि ऐसे अपवर्तक जो दोनों में कॉमन होते हैं, जो कॉमन वाले अपवर्तक हैं जो दोनों में मिल जाते हैं वो समापवर्तक होते हैं। फिर मैंने मेरे भाई बात किया LCM की, जिसको हम बोलते हैं लासापा। तो लासापा क्या होता है, वही वाला समापवर्त, वही वाला समापवर्त जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसी में जब हम सबसे छोटा वाला केवल ले लें, केवल सबसे छोटा वाला, तो उसे को बोल देते हैं हम लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम वाला। और अगर मेरे भाई हम अपवर्तक में सबसे बड़ा वाला ले लें, जो सबसे बड़ा होता है दोनों में, अगर वो ले लेते हैं तो इसी को बोलते हैं HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब सबसे बड़ा वाला अपवर्तक ले लेंगे तो उसे हम बोलेंगे HCF, सबसे छोटा वाला अपवर्त ले लेंगे तो उसे हम बोलेंगे LCM, सबसे मेरे भाई कॉमन वाला ले लेंगे अगर अपवर्त तो वो समापवर्त, सब में कॉमन वाला अपवर्तक ले लेंगे तो समापवर्तक। अगर हम ऐसी कोई नंबर को छांटते हैं जिससे वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो वो सारे हमारे अपवर्तक होंगे उस संख्या के, और अगर हम ऐसे नंबर का उसी का पहाड़ा पढ़ देंगे तो वो सारे उसके अपवर्त होंगे। तो ये मेरा एक फास्टेस्ट रिवीजन था पूरे चैप्टर का। और स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ये आपकी एक बेसिक क्लास हो सकती है। बेसिक क्लास का मतलब एंड हो जाएगा, स्टार्टिंग से पूरा बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।